हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर पे, दैट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा दैट इज जुडिशियल रिव्यू। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है इन दोनों का, और क्या है जुडिशियल रिव्यू, इसको हम डिटेल से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फीचर दैट इज फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, इसको समझते हैं। पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं कि फ्लेक्सिबल क्या है और रिजिड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैंने कहा एक रबर है, आप उसको हाथ में लीजिए, आप उसको जिस शेप में चेंज करना चाहो, आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो लंबा हो गया, आपने उसको मोल्ड करने की कोशिश की, उसको आपने फोल्ड किया तो वो छोटा हो गया। मतलब वो अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं। आप जब चाहो जैसा चाहो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब रबर ऐसा है जो बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, इजीली चेंज, अपने शेप को रिगेन कर लेगा वापस से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले, फ्लेक्सिबल और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। दूसरी तरफ अगर यदि मैं बात करता हूं स्टोन की, कोई पत्थर है आपके पास, आप उस पत्थर को उठाओ, अब सोचो कि आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप उसको स्ट्रेच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको प्रेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कोई भी स्टोन है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत हाईली रिजिड। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज्ड इजीली, आसानी से नहीं बदल सकते आप इसको। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। लेकिन एक ऐसा चीज सोचो जो दोनों के बीच का हो, इंटरमीडिएट हो। जैसे आपने कोई भी आयरन वायर ली, कोई भी वायर है, आपने उसको उठाया, आप उसको देख रहे हो, अब उस वायर को आप खींचने की कोशिश करो, क्या वो इजीली खींच जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करो, उसको चेंज करो। कोई वायर है आपके हाथ में, आप उसको ऐसे पकड़ के रखोगे, जैसे आपने रबर को लिया, आप उसको ऐसे रखोगे तो तुरंत डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है उसमें। लेकिन आप रोड है, कोई भी आयरन की वायर है, ठीक है, आपने उसको पकड़ा तो वो ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन आपने उस पर थोड़ा सा दबाव डाला तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? क्या यहां पे था ऐसा? नहीं। क्या यहां पे था ऐसा? यहां पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप इस वायर को देखोगे तो यहां पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी है एंड रिजिडिटी भी है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो फ्लेक्सिबल क्या है, रिजिड क्या है, दोनों का मीनिंग समझ आया आपको, ठीक है। अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये जो बात लिखी गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ये यहां पे किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। देखो, हम ये जो कंपैरिजन करते हैं वो यूएस के साथ करते हैं, यूके के साथ करते हैं, कि वहां पे किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, उसके साथ हम अपना कंपैरिजन करके चलते हैं। तो हमने यहां पे लिया यूके, हमने यहां पे लिया यूएस, और यहां पे लिया इंडिया। हम इन तीनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं कि यहां पे किस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। देखो, अगर हम यूके की बात करते हैं तो यहां पे सुप्रीमेसी अगर हम देखें तो पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जो चाहे पार्लियामेंट वो कर सकता है। कोई भी एक्ट लेके आना है तो पार्लियामेंट लेके आएगा, ठीक है। वो किसी भी तरीके से उसको चेंज कर सकता है और कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। वहां पे सुप्रीमेसी किसकी है? पार्लियामेंट की है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यहां पे हमें सुप्रीमेसी देखने को मिलती है किसकी? जुडिशियरी की। जुडिशियरी मतलब यहां पे जुडिशियरी सुप्रीम है। कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी एक्ट आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? जुडिशियरी, ठीक है। यूएस में जुडिशियल सुप्रीमेसी। हम यूके की बात करते हैं तो क्योंकि लेजिस्लेचर मेन रोल प्ले कर रहा है,
लेजिस्लेचर ही ऐसा है जो लॉ लेके आता है। कोई भी एक्ट आ रहा है वो कौन लेके आता है? लेजिस्लेचर। और सुप्रीम कौन है यहाँ पे? पार्लियामेंट। तो डेफिनेट है कोई भी लॉ लेके आने या किसी भी लॉ को हटाने तो कौन काम करेगा यूके में? पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के ऊपर यहां कोई भी नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी एक्ट आ रहा है तो वो क्या है? यहां पे फ्लेक्सिबल। जब चाहे पार्लियामेंट हटा सकता है उसको, जब चाहे उस एक्ट को अप्लाई कर सकता है। पॉइंट क्लियर? मतलब यूके का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, पॉइंट क्लियर? बात करते हैं यूएस की, क्योंकि यहां पे जुडिशरी सुप्रीम है। अब दूसरा पॉइंट लेके आते हैं, एक्ट कौन बना रहा है? लेजिस्लेचर। अब बात को समझना ध्यान से, लेजिस्लेचर एक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेजिस्लेचर एक्ट तो बनाएगा। यहां पे जो लेजिस्लेचर का रोल प्ले करता है वो नाम है कांग्रेस। वहां पे पार्लियामेंट नहीं बोलते, वहां पे कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कोई भी एक्ट बनाने हैं। अब ध्यान से समझो, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कशन किया कि यूएस में दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से? एक सेंटर से डील करता है, सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। पॉइंट क्लियर? तो मान लो सपोज करो कांग्रेस, जो वहां की पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है वहां की, उसने कहा कि हम एक एक्ट लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये एक्ट लेके आएंगे तो इनको सेंटर से भी पास करवाना पड़ेगा। पहले उस एक्ट को पास करवाना पड़ेगा सेंटर से, फिर उसके बाद उसी सेम एक्ट को फिर स्टेट्स के पास भेजा जाएगा। फिर स्टेट से 3/4 मतलब 75% स्टेट्स उसके ऊपर अपनी मेजोरिटी देंगे, अपनी परमिशन देंगे, अपनी हाँ भरेंगे कि हाँ हमने बोला कि ठीक है ये एक्ट आ जाना चाहिए, तब जाके ये एक्ट बनेगा। इतनी आसानी से क्या वो 75%? यहां पे हम 75% टोटल नहीं लेके आ पाते। यहां पे सेंटर अलग से परमिशन देगा, फिर यहां पे स्टेट अलग से परमिशन देगा। क्या है ये सब चीजें अभी जानेंगे थोड़ी देर में कि ये सारी चीजें क्या है, किस तरीके से आप एक्ट लेके आते हो। ठीक है, तो सेंटर अलग परमिशन देगा, स्टेट अलग परमिशन देगा। तो यहां पे किसी भी लॉ को लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, दैट इज क्या दिस इज कॉल्ड रिजिड। बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से एक टर्म को सुनना, जो हम बार बार में जो चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये जो चेंज हम नॉर्मली अगर यदि हम किसी भी बात को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हम उस चीज को चेंज बोलते हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो फिर उसको बोल दिया चेंज इन टेम्परेचर एंड सोन। इस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो इसके लिए हम वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर लैंग्वेज में बोले, पॉलिटी की लैंग्वेज में, तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना ही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास में यहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यूएस में। इसका मतलब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, आप उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो आपने कोई एक्ट बनाया, चलो इसको आगे डिस्कशन करेंगे, इसी पॉइंट पे आगे डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा एग्जांपल यहां पे समझते हैं इंडिया का, क्योंकि हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ना है ना, तो हम इनकी स्टडी करते हैं। इंडिया में क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? तो हम कहेंगे नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्या यहां पे जुडिशरी सुप्रीम है? नहीं, यहां पे जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है। तो फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो हम कहेंगे वो इन दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर, ब्लेंड है। वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है। पॉइंट क्लियर? अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा आसानी से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम चेंज कर सकते हैं।
मतलब जब किसी चीज को आप आसानी से चेंज करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें चेंज करना है तो वो चेंज डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे हमें दोनों जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट से भी और सेंटर से भी। तो कुछ ऐसे एरियाज है वहां पे डिस्कशन करेंगे, आगे चल के जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से डिस्कशन होगा इसका। पहले इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। तो कैसे ये हम कर सकते हैं और किस तरीके से होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो अब देखो इसी पॉइंट को समझते हैं अब आगे। हमने बोला फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखिए, मान लो सपोज करो हमने एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 17, ठीक है। देखो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिड कैसे है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है आर्टिकल 17। ये आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसका प्रोसीजर, इसके बारे में लिखा गया है कि भाई आप अनटचेबिलिटी नहीं करोगे या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मान लो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर दे, तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है इससे रिलेटेड ऑफेंस। अगर यदि इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की, अगर मान लो किसी ने कर दी, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर दिया, कर देता है, तो फिर उसको क्या पनिशमेंट देनी है, क्या सजा देनी है उसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लॉ लाना पड़ेगा जो हेल्प करेगा कि किस तरीके से सोसाइटी में अगर मान लो कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट किस तरीके का एक्शन लेना है, उसे क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं दो तरीके से, अभी इसी चीज पे डिस्कशन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, कि यहां पे दो चीजें हैं कि पहली चीज तो ये कि हम कोई भी क्या करना है क्या नहीं करना वो चीज हम लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसेस क्या होगी, क्या हम अनटचेबिलिटी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? लेजिस्लेचर की। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। प्रोसेस कहां पे गिवन है? यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन लेजिस्लेचर उससे रिलेटेड कि अगर किसी ने इस प्रैक्टिस को किया तो उसको क्या सजा मिलेगी, उससे रिलेटेड लॉ बनेगा, वो बनाएगा लेजिस्लेचर। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब आप ध्यान से देखो तो लेजिस्लेशन सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया जाएगा। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है हमें, फ्लेक्सिबिलिटी कि लेजिस्लेशन चाहेगा वो लॉ लेके आएगा जैसा सोसाइटी में रिक्वायर्ड है, जैसा चेंजमेंट होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वैसे हम इसको चेंज करेंगे। किसकी हेल्प से? लॉ लाके। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब हमें यहां पे दिख रही है फ्लेक्सिबिलिटी कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसा टाइम आएगा, जैसा टाइम को रिक्वायर्ड होगा, हम उस तरीके के लॉ लाएंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे। पॉइंट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या छेड़खानी कर सकते हैं, क्या इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसे अभी समझते हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो, हमने ये चीज पढ़ी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये लॉ मेंशन कर दिया। अब सोसाइटी में देखा कि किस तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, कहां पे क्या प्रैक्टिस हो रहा है, लॉ बनाया और उसको अप्लाई किया।
अब यूएस में भी तो ऐसी सोसाइटी है, यूएस में भी तो लोग कर सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या वहां की सोसाइटी इतनी एडवांस है, इतनी ज्यादा एडवांस है कि वहां पे किसी तरीके का भी चेंजमेंट या अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही? क्या वहां की सोसाइटी इतनी ज्यादा एडवांस है कि वहां पे इस तरीके का चेंज या अमेंड कर ही नहीं पा रहे हैं? तो नहीं। क्यों? वहां भी चेंजमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि जुडिशरी सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है, और जुडिशरी सुप्रीम है तो वो टाइम टाइम पे अमेंडमेंट करती रहती है, टाइम टाइम पर लॉ बनाती रहती है, वो बताती रहती है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो टाइम टाइम पे चेंज अपने आप कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरीके का पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बताइए कि ये प्रोसेस क्या है। देखो अच्छे से डिटेल में जो प्रोसेस है वो हम पूरा डिटेल से समझेंगे जब हम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से हम चेंजमेंट कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम ये कह रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल है और कैसे हम कह रहे हैं कि ये रिजिड है। भाई कोई एक एग्जांपल दीजिए ना जिससे हम ये समझ पाए कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को समझना है तो हम कैसे कहें कि ये फ्लेक्सिबल और कैसे रिजिड है, ठीक है। तो चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम क्लासरूम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर चीज को जब आप साइंस के तरीके से आप पढ़ोगे ना, आप एग्जांपल्स क्रिएट करके पढ़ोगे तो वो बहुत इजी लगेगी आपको चीज समझना भी और सीखना भी। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक कोई क्लासरूम है, ठीक है, ये एक क्लासरूम है, यहां पे हम 3 केस डिस्कशन करेंगे, आराम से बैठिएगा, आराम से समझिएगा, हर एक चीज समझ आएगी, ठीक है। मान लो यहां पे 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अब इनमें 10 टीचर्स हैं जो यहां पे पढ़ाने के लिए आते हैं और ये 100 बच्चे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? ध्यान से समझना, 3 केस बनेंगे, तीनों में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कब फ्लेक्सिबल होगा कब रिजिड होगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मान लो सपोज करो इन टीचर्स ने डिसाइड किया कि भाई देखो एक काम करते हैं, हम एक लॉ लेके आते हैं या एक रूल लेके आते हैं, ठीक है, और वो रूल ये होगा कि हर वीक एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट प्लस उस टेस्ट पे पेरेंट्स के साइन होंगे, पेरेंट्स साइन करके देंगे, ठीक है। ये एक रूल उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आगे से हम एक काम करेंगे कि जो भी हम पढ़ाएंगे वीक के एंड में हम एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट पे सभी पेरेंट्स के साइन होंगे, जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने टेस्ट को लेंगे और उस पर साइन करवा के लाएंगे। बोले ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, देखो अब जब कोई भी एक्ट बनाना होगा, ये एक तरीके का रूल है और ये रूल एक तरीके का लॉ ही है कि भाई आपको ये कानून बना के दिया जाता है, इस क्लासरूम पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब ये जो रूल बनेगा, ये जो लॉ बनेगा, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि मान लो सपोज करो एक टीचर ने बोल दिया देखो भाई आगे से ऐसा होगा, तो सभी उस पे ऐसा तो है नहीं कि अपनी एग्रीमेंट दे देंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है बहुत बढ़िया, या वो एक पर्टिकुलर बंदा, एक ही बंदा सभी के ऊपर थोप देगा इस चीज को, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे 10 टीचर्स बैठे हैं, 10 टीचर्स अपनी अपनी क्लास ले रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं करूंगा, मेरी क्लासरूम, मैं मेरे हिसाब से टेस्ट लूंगा, आपके हिसाब से क्यों चलूं मैं, ऐसे भी तो होंगे। तो इन 10 को अगर एग्रीमेंट करना है, इन 10 को एक साथ इस रूल को फॉलो करना है, तो उसके लिए चाहिए मेजॉरिटी। क्या चाहिए? मेजॉरिटी। जब भी किसी भी एक्ट को बनाना है, जब भी किसी भी लॉ को बनाना है, तो उसके लिए जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे एक साथ में मिलके डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कस करके बताएंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए पूछा जाएगा कि भाई हम 10 लोग हैं, तो 10 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, एक मेजॉरिटी से वोटिंग करते हैं
और हम 10 में वोटिंग होगी और वोटिंग करके हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो यहां पे मेजोरिटी में पहली चीज हमने कहा कि चलो ठीक है शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो ये 10 के 10 टीचर्स, 10 के 10 टीचर्स बैठे, इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया, वोटिंग होना शुरू हो गई। वोटिंग, अब ध्यान से समझना, 10 लोग हैं, उनमें से हो सकता है 5 लोग ऐसा कह दें कि हाँ भाई ठीक है हम एग्रीमेंट को साइन करते हैं। 50% प्लस 1, सिंपल सिंपल कि अगर 6 लोगों ने, 10 में से 6 ने ये कह दिया कि हाँ ये रूल अप्लाई कर देते हैं, 10 में से 6 ने बोल दिया, 50% मतलब 5 प्लस 1, अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो मतलब वो मेजोरिटी होगी, एक तरीके से मेजोरिटी हो गई। तो अगर यदि इस तरीके से बोला तो ये हो गया मेजोरिटी, मतलब कितने की, 6 लोगों की। ठीक है, कि 6 लोग कह रहे हैं कि हाँ ये रूल होना चाहिए। अब वो 4 के मन में, जो बाकी के 4 बचे, उनके मन में भले ही ऐसा ना हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ने बोल दिया तो सबके ऊपर वैलिड हो जाएगा, मेजोरिटी काम करेगी, मेजोरिटी। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। पहला तो ये। दूसरा, हो सकता है ये कह दे कि नहीं भाई 5 लोग नहीं, 6 लोग नहीं, मेजोरिटी 50% से नहीं चलेगी, मेजोरिटी बनेगी वो 2/3 से बनेगी। मतलब अगर यदि मैं बात करूं यहां पे एक स्पेशल तरीके की, स्पेशल तरीके से बोले कि भाई मैक्सिमम टीचर्स कवर होने चाहिए उसमें, मैक्सिमम। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि मैक्सिमम टीचर्स कवर हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टीचर्स का मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो 2/3 टीचर्स का एग्रीमेंट लेंगे, हम 1/2 का एग्रीमेंट नहीं, 1/2 मेजोरिटी में बोलेंगे, वो नहीं, 50% नहीं, हमें चाहिए 66%। 66% टीचर्स जब ये कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा कर लो, तो फिर हम मानेंगे। इसका मतलब यहां पे 2/3 टीचर्स, मतलब 10 के 2/3 कितने हो गए, 6.66। अब डेसिमल में तो नहीं हो सकते, 7 ले लेते हैं। 7 टीचर्स जब ये कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा रूल बनाते हैं और हम अप्लाई करेंगे, तो फिर माना जाएगा कि हाँ ठीक है इसको अप्लाई कर दो। या फिर तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन अब ध्यान से सुनो, वो कहें कि देखो टीचर्स का तो एग्रीमेंट लेना ही है, लेकिन साथ में बच्चों से भी परमिशन लेनी है। टीचर्स का एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चे भी तो खुश होने चाहिए। कल को पता चले हम टेस्ट लेने लगे और बच्चे भाग जाए, बच्चे उस दिन आए ना, बच्चे तो छुट्टी करके चले जाए, तो बच्चों के अंदर भी वो रूल होगा, क्योंकि अप्लाई किस पे कर रहे हैं, बच्चों पे। तो बच्चे उस चीज को लेके खुश होने चाहिए, तो उनको भी ये रूल साइन करना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे बोला है कि टीचर्स तो मैक्सिमम देंगे ही देंगे अपना, साथ में बच्चे भी इसको परमिशन देंगे। बच्चे भले ही 100 हैं, लेकिन यहां पे 50% चलेगा, 50% प्लस 1। टीचर्स ये 2/3, 2/3 टीचर्स तो देंगे, साथ में बच्चों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एक बात देखो, क्या बच्चे इस बात को परमिशन देंगे कि टेस्ट भी दो और ऊपर से पेरेंट्स के भी साइन करवा के आओ? ऐसा तो नहीं होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहां पे समझो अब इस चीज को, ये वाला जो केस है ये बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, बैठ के टीचर्स ने डिस्कशन किया, 50% ने हाँ कह दी, 50% ने बोला कि नहीं, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50% प्लस 1, यह है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल, और स्पेशल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक स्ट्रॉन्ग हार्डनेस क्रिएट करना, रिजिडिटी को बढ़ाना। मतलब यहां पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिखती है, फ्लेक्सिबल है भाई ये। लेकिन इस केस में, ये जो केस है इसमें ये वाला केस ज्यादा रिजिड है, मोर रिजिड, और ये लेस रिजिड। इसका मतलब अगर यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल।
लेस रिजिड, ये आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, या हम ये कह सकते हैं मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। कैसे फ्लेक्सिबल, किस, ये आगे हम पढ़ेंगे मेजोरिटी किस टाइप की, जब हम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पे हम इस चीज को डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। अभी फिलहाल जस्ट आपको ये एक एग्जांपल समझना है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बारे में, कि कैसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले तो लोग बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में कुछ क्रिटिक्स भी निकल के आएंगे। उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि भाई आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं ये बनाए हैं रिजिड, कम बनाए, आपको रिजिड बनाना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए था जो बहुत ज्यादा रिजिड हो। समझो इस चीज को। देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं, हमने एक कोई भी लॉ बनाया, एक कोई रूल बना दिया और उसके अंदर हमने कहा कि अब इससे कोई छेड़खानी मत कर देना, ये अब बन गया है, पत्थर की लकीर है, अब इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे JLNG के सामने कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल ज्यादा बना दिया, रिजिड कम बनाया, क्यों, क्या जरूरत है? आपको रिजिड बनाना चाहिए था, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ज्यादा बनाना चाहिए था बजाय फ्लेक्सिबिलिटी के। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि देखो भाई, क्योंकि हम एक्चुअल में हमने अपनी तरफ से, अब ध्यान से सुनना बात को, हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता है एज मच एज पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया अपने हिसाब से। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है वो 1950 का है, उस टाइम पर सोसाइटी को जो रिक्वायरमेंट है हमने वो पूरी कोशिश की है कि वो प्रोवाइड करे, उस हिसाब से रिजिड ही बनाया है कि इसमें किसी तरीके का चेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजमेंट हो ही नहीं सकता, जैसी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है वैसा ही बनाए हैं। लेकिन क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट होगी, तो उस टाइम पे हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ और चेंजमेंट करने की जरूरत पड़ जाए, सोसाइटी में और चेंज करना पड़े, सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा। अब चेंज आएगा तो सोसाइटी की जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे वो चेंजमेंट भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और वो चेंजमेंट या अमेंडमेंट जिनको हम बोल रहे हैं, वो अमेंडमेंट कहां पे भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी होंगे। इसलिए टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से हम ये कह दें कि इतना रिजिड बना दें, इतना रिजिड, समझना भी इस चीज को, अगर मान लो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड बना दिया होता कि उसमें चेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या होता, आप एक तरीके से सोसाइटी की ग्रोथ को रोक दोगे, सोसाइटी की ग्रोथ को स्टॉप कर दोगे, सोसाइटी को आप बढ़ने नहीं देना चाहते, आप सोसाइटी को कंजेस्ट कर दोगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो इसी वजह से यहां पे बोला गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल और रिजिड इसीलिए रखा है ताकि जैसा रिक्वायरमेंट होगी टाइम टू टाइम उसमें चेंजमेंट हम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो यहां पे हमारे पास होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। पूरा समझ आ गया? पूरा समझ आ गया कि क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है रिजिडिटी, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया है, क्यों रिजिड बनाया, कहां पे बनाया, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी किस तरीके से होता है, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब हम डिस्कशन करते हैं सेकंड नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू
इसको हम पूरा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू हम अलग से डिस्कशन करेंगे, क्या है, किस तरीके से आया, क्या क्या उसके ऊपर एक तरीके से हम बात करें कि कौन कौन से एक्ट आते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, केस क्या बनते हैं उन पे। अभी फिलहाल हमें जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग समझना है। जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू करना, किसी चीज को बारीकी से चेक करना, दोबारा से देखना, रिव्यू करना। आ गया। अब उसको दोबारा से, जैसे मान लो सपोज करो मैंने कोई एक लेटर बनाया, मैंने कहा एक बारी चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है या नहीं है, रिव्यू करना। ठीक है, अब रिव्यू किसका किया जाएगा या कौन करेगा रिव्यू? तो जुडिशरी करेगी। कौन करेगी? जुडिशरी। अब क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी किसको रिव्यू करेगी? भाई जुडिशरी के पास भी कुछ तो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं रैंडम कुछ भी देखना शुरू कर दिया और फिर उसी को हाँ हाँ मैंने रिव्यू कर दिया। कुछ तो रिव्यू किया जाएगा, क्या? तो वो होगा लॉ। अब ये लॉ कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा, वो लॉ बना के उसको रिव्यू करने की पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास। अब एक बात समझ में नहीं आती, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लॉ जो भी बनाया जाएगा जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब हम एक तरीके से डाउट कर रहे हैं लेजिस्लेचर पे। एक तरीके से तो यही तो पॉइंट हुआ कि हमने डाउट किया है किसके ऊपर? लेजिस्लेचर पे। नहीं, अब इस बात को समझिएगा, लेजिस्लेचर जो भी लॉ लेके आएगा, कोई भी लॉ लेके आए, इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज तो क्या? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना है, वैलिड है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता भी है या नहीं करता। और दूसरी, उसके पीछे कि जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट किसका? लेजिस्लेचर का या लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव मेंबर्स का। लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जो भी माइंडसेट है, उनका क्या किस तरीके की रिएक्शन है, वो क्या सोच के, भाई आप कोई भी लॉ लेके आ रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेट है ना उस लॉ को लाने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि मन मर्जी से उठाया और उसको ले आए। भाई हमने एक उसमें आर्टिकल डाला, आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब कुछ सोच समझ के तो लिया होगा, ऐसा तो है नहीं हमने रैंडमली कुछ भी कहा कि अरे यार अनटचेबिलिटी भी डाल दो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो देखा गया होगा सोसाइटी में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसी को देख के तो हम एक्ट ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे उनका क्या माइंडसेट रहा? दो चीजें हो सकती है कि कोई भी जो एक्ट आ रहा है या कोई लॉ आ रहा है उसके पीछे उसका माइंडसेट, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो जो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो इसको टेस्ट नहीं करता, ध्यान से समझो इस चीज को। वो उनके माइंडसेट को टेस्ट नहीं करता है कि उनका माइंडसेट क्या रहा होगा, नहीं, वो तो ले आए, वो तो सोच समझ के ही लाए हैं। टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का। किसका टेस्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी बाउंड्री में है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कोई लॉ ऐसा आ जाए, इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाहर निकाल दे, उससे बाहर निकल जाए, तो बोला जाएगा भाई जितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है उसको हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में है उतने को आप अंदर रखो। ठीक है, जैसा बोला जाता है ना कि चद्दर से बाहर पैर पसार दिए, तो भाई ठंड हो रही है, चद्दर के अंदर पैर कर लो, बाहर रहेगा तो ठंड लग जाएगी, इसको हटाइए, तो उस वाले पार्ट को हटा दिया जाएगा। मेन पार्ट क्या है? अंदर अंदर रखा जाएगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो जुडिशियल रिव्यू, पॉइंट समझ आ गया? किस चीज को चेक करता है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। ओके, पॉइंट क्लियर? अब यहां पे क्योंकि हम कंपैरिजन सीधा सीधा किसके साथ करते हैं? यूएस और यूके के साथ में,
तो अब उस चीज के बारे में जानते हैं कि यूएस क्या कर रहे हैं, यूके में क्या हो रहा है, उसे देखो। देखो अगर हम बात करते हैं यूके की, क्या वहां भी जुडिशियल रिव्यू लगता है, वो देखते हैं। यूएस और इंडिया, अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके में सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, जुडिशरी, ठीक है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में सब बराबर है, सब इक्वल है, यहां कुछ भी अलग नहीं है, इक्वल है, ठीक है। अब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, तो पार्लियामेंट क्या काम कर रही है, लेजिस्लेचर का, मतलब लेजिस्लेचर का मतलब लॉ लेके आ रही है, पार्लियामेंट लॉ लेके आ रही है, और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। तो क्या ऐसा होगा कि इसके सामने जुडिशरी आएगी? क्या यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जुडिशरी आके बोलेगी कि आपने लॉ बनाया वो गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या वो चेक करेगी कि आके कि ये जो लॉ है इसमें ये कमी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट। इसका मतलब यूके में हमें जुडिशियल रिव्यू देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलता। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। बात करते हैं यूएस की, तो चलो इसको समझ लेते हैं। वहां भी लेजिस्लेचर है, लेकिन सुप्रीम कौन है, जुडिशरी। और जुडिशरी जब सुप्रीम है तो डेफिनेट है ये हर बार कोई भी जो लॉ आएगा उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे कि भाई दिखाओ आपने क्या लॉ लिया है, क्या लॉ आप पास करना चाहते हो। तो यहां पे जुडिशरी से ऊपर यूएस में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, जुडिशियल रिव्यू होगा, डेफिनेट होगा। यूएस में जुडिशियल रिव्यू होता है, यूके में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, क्योंकि यहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहां जुडिशरी सुप्रीम है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सारे के सारे सेपरेट है। लेजिस्लेचर अपना काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ फॉर्म करना। एग्जीक्यूटिव, इसका काम है इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट। जुडिशरी, इसका काम क्या है, तो जुडिशरी का काम है लॉ की वैलिडिटी को चेक करना कि लॉ वैलिड है या नहीं है। तो इसका मतलब जुडिशरी लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ पास किया जाएगा, जो भी लॉ आएगा, उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा, देखेगा कि क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है। इसका मतलब इंडिया में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या है, किस तरीके से यहां पे चेक होता है, ये दोनों पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। पॉइंट क्लियर। क्या जुडिशियल रिव्यू है, पूरा डिटेल में जुडिशियल रिव्यू पे हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे और उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन से एक तरीके से केस आए, कब कब केस आए, क्यों आए, किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू आया, वो सब चीजें हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो हमने दो फीचर्स देखे, एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, दूसरा जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।